बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेक्समी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम कर रहे हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। हमने एरियर्स को रिकवर करने का सारा तरीकाकार जो है उसको मुकम्मल कर लिया है। आज हम चैप्टर 10 को देखेंगे, सर्वेज एंड बाउंड्रीज। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। जो लोग तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, हमने मुकम्मल बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने इसको कवर कर लिया है। 80% तक चीज़ें, वीडियोस जो हैं वो 40 के करीब यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आज हमने सर्वेज एंड बाउंड्रीज को करना है। ओवरव्यू लेते हैं पहले इसका कि इसके अंदर हमने करना क्या क्या है। 116 के अंदर हमने देखना है कि जब सर्वेज एंड बाउंड्रीज लगाई जानी है तो उसका प्रोसीजर जनरली क्या अडॉप्ट किया जाएगा। 17 के अंदर जो पावर्स होंगी रेवेन्यू अफसरान के पास, वो कौन सी होंगी, जो वो फैसला कर देंगे, उस फैसले की नौइयत और उसकी पावर क्या होगी। 118 में सर्वेज फॉर पर्पस ऑफ प्रेपरेशन ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की प्रेपरेशन के लिए जो हमने सर्वे करना है उसका तरीकाकार बताया गया है। उसके बाद 119 में बताया गया है कि सर्वेज या बाउंड्रीज के लिए अगर कहीं पे जो चेन वगैरह या फिर जो फ्लैग वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनके लिए बंदों की जरूरत पड़ेगी, तो वो बंदे कहाँ से लिए जाएंगे। 120 में बताया गया है कि अगर प्रोफेशनल सर्वे करना है जिसके लिए रेवेन्यू अफसरान जो हैं वो माहिर नहीं है, तो उसके लिए कोई और एजेंसी बुलाई जाएगी, उसका तरीकाकार क्या होगा। 121 में बताया गया है कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूल मेक करने हैं डिमार्केशन के, तो वो किस तरह से होंगे, उन रूल्स में कौन कौन से रूल्स होंगे। 122 बताता है कि आपने जब बाउंड्री लगा दी है, डिमार्केशन हो गई है, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसका तासुर क्या आएगा, उसका फर्क क्या पड़ेगा लोगों की जमीनों पे या राइट्स पे। नंबर 123 है कि बाउंड्री जो रिवरन स्टेट्स होती हैं, दरियाई जो ज़मीनें होती हैं, वहाँ पे बाउंड्री लगाने की पावर क्या है। एक तो इसके अंदर जो है ऑफिसर्स यहाँ पे मेंशन होंगे और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी होगी। और 124 बताता है कि जब हमने बाउंड्री फिक्स कर देनी है दरियाई ज़मीनों में, जो दरिया की साइड पे ज़मीनें होती हैं दरियाई किनारों पर, तो उससे क्या-क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। उससे किस किस्म की जो ज़मीनें हैं वो इफ़ेक्ट हो सकती हैं, या लोगों के राइट्स किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो बताया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर कोई ज़मीन फौरी तौर पे दूसरे से लेकर अगर एक को देनी है तो उसमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। 125 में बताया गया है कि अगर एक बंदे की ज़मीन दूसरे को दिलवानी है दरियाई ज़मीनों में से, तो उसके लिए एप्लीकेशन का तरीकाकार क्या होगा। और 126 में बताया गया है कि जो कंपनसेशन अमाउंट अगर एक ज़मीन दूसरे को ट्रांसफ़र करनी है और उसमें पहले की कोई फसल खड़ी है, तो उसकी कंपनसेशन का तरीकाकार क्या होगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि उसका कब्ज़ा उसको किस तरह से दिलवाया जाएगा, ठीक है? और अगर वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से कब्ज़ा दे देता है, तो उसको हमने 127 में डील करना है। 128 है कि राइट्स ट्रांसफर टू बी लायबल टू ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ टेन्योर ऑफ द स्टेट टू व्हिच द ट्रांसफर इज़ मेड। जब आपको ट्रांसफर हो गई है, तो सारी ज़िम्मेदारी नए मालिक पर होगी। 129 का बताएगा कि जब हमने इरेक्शन करनी है बाउंड्री मार्क्स की, तो उसकी कास्ट कहाँ से आएगी। 130 बताएगा कि अगर गवर्नमेंट जो है उस कास्ट को रिकवर करती है तो वो किस तरीकाकार से होगी। ये वही कास्ट की बात हो रही है जो अभी हम बाउंड्री मार्क्स या इरेक्शन के जो मार्क्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। 131 बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स, इनकी हिफाजत किसके जिम्मे है। 132 बताता है कि अगर कहीं पे बाउंड्री मार्क्स को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो रिपोर्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और अगर रिपोर्ट हुई है तो उसका तरीकाकार क्या होगा फिर। 133 बताता है कि जो लैंड को हमने मेजर करना है, डिमार्केशन करनी है, बाउंड्री मार्क्स लगाने हैं, तो जो जमीन को किस तरह के कितों में तकसीम किया जाएगा, ठीक है।
और 134 बताता है कि अगर किसी बंदे ने जानबूझ के हमारे डिमार्केशन का जो पॉइंट है या फिर बाउंड्री मार्क है उसको नुकसान पहुंचाया है तो उसकी हम सजा क्या रखेंगे। तो ये है जी 134 तक हमने चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गो के आपको लगेगा कि ये शायद बहुत लंबा चैप्टर है, पता नहीं 4 घंटे लगने वाले हैं, नहीं इंशाल्लाह इसको बहुत ही आसान करके जितना हो सका इसके ऊपर बहुत मेहनत हुई है। ये टेक्निकल हैं चीज़ें काफ़ी, हो सकता है बल्कि कंफर्म बात है कि इससे पहले जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मुझे यूट्यूब पे इस मुतल्लिका इतनी डिटेल में कोई वीडियो भी नहीं मिली, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा डिटेल के साथ मैं ज़्यादा मेहनत के बाद लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। 116 क्या कहता है? रेवेन्यू सर्वे में बी इंट्रोड्यूस्ड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन एनी पार्ट ऑफ प्रोविंस। सूबे की किसी भी जगह पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू सर्वे को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। इट शैल बी लॉफुल, ये कानूनी होगा फॉर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू whenever it may deem expedient to direct by notification। जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको जरूरी समझेगा तो नोटिफिकेशन से इस सर्वे को स्टार्ट करवा सकता है। द सर्वे ऑफ एनी लैंड इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोविंस विद अ व्यू टू द सेटलमेंट। किन किन मामलात के लिए, देखिए जरा ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कोई मामला बन गया है, कोई झगड़ा हो गया है, द सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कोई नई जमीन सेटल करनी है, कोई मामला सेटल करना है। नंबर 2 द प्रेपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ राइट मेंटेन करना है या प्रिपेयर करना है। और नंबर 3 है उसकी प्रिजर्वेशन भी इसके अंदर ही आ गई। नंबर 3 है या इस तरह का कोई और काम है जिसके लिए रेवेन्यू सर्वे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थ्रू नोटिफिकेशन इसको इंट्रोड्यूस करवाएगा। सबसेक्शन 2 देखिए, अ रेवेन्यू सर्वे मे एक्सटेंड टू द लैंड्स ऑफ एनी विलेज, किसी खास गांव, टाउन और सिटी। जनरली किसी खास गांव का है, पूरे गांव की जमीनों को हमने करना, पूरे टाउन की जमीनों को हमने मैयर करना, पूरे शहर की जमीनों को हमने मैयर करना। आर टू सच लैंड, या फिर ओनली एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, या फिर नोटिफिकेशन में अगर किसी खास जमीन का कोई झगड़ा चल रहा है या खास जमीन में कोई मसाइल चल रहे हैं या खास जमीन की का रिकॉर्ड बनाना है तो फिर या मखसूस जगह या फिर जनरली पूरे गांव टाउन या पूरे शहर की जमीनों को सर्वे किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 देखिए 116 की, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्म के मुताबिक इट शैल बी लॉफुल, ये कानूनी तौर पे ठीक होगा, फॉर द ऑफिसर्स कंडक्टिंग एनी सच सर्वेज टू एक्सेप्ट। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर्स के मुताबिक ये जो अफसरान हैं, रेवेन्यू अफसरान किसी भी इलाके को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी उसको इस्तिस्ना दे सकते हैं कि ये वाला पार्ट जरूरी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, फलां फलां बाकी इलाका जात की का सर्वे होगा, और किसी खास इलाके को कहें कि इसकी जरूरत नहीं है, इसका इनसे कोई उस तरह के मामलात में ताल्लुक नहीं है। वो जिस तरह मुनासिब समझें एज पर द ऑर्डर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो किसी इलाके को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह नहीं भी एक गांव का हो रहा है और जनरली उस पूरे गांव का नोटिफिकेशन हुआ है और वहां से कोई बंदा उठ के कहेगी जी मेरी वाली जो साइड है इसको भी करें, तो वो कहें कि आपकी साइड पे कोई इशू नहीं है लिहाजा इसको हम नहीं करेंगे। तो एज पर द डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। 117 को देखते हैं कि पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू डिफाइन बाउंड्रीज, क्या पावर्स हैं जी इनके पास। A revenue officer may for the purpose of framing any record, ये वही बात जो पीछे हमने बात की है उस तरह की ही रीजंस के लिए, फ्रेमिंग एनी रिकॉर्ड और मेकिंग एनी असेसमेंट, असेसमेंट के लिए भी। जब हम स्टार्ट वाले चैप्टर्स पढ़ रहे थे ना वहां पे भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अफसरान हैं वो बात आई थी कि वो कहीं पे एंटर हो सकते हैं इन इन कामों के लिए, तो ये उन चीजों की डिटेल है एक्चुअल में ना। अंडर दिस एक्ट और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड, या फिर कोई बंदा उनको एप्लीकेशन देता है कि ये जी मेरा इस बंदे की जमीन के साथ मसला है, इसने ज्यादा जो है वो जमीन इस्तेमाल कर रहा है या बंदा मेरे साथ इसकी लड़ाई रहती है, तो आप इसकी डिमार्केशन कर दें, ठीक है। डिफाइन द लिमिट्स ऑफ एनी स्टेट, तो ये रेवेन्यू अफसरान डिफाइन करेंगे किसी, ये जमीन है जी इतनी इसकी है बाकी इसकी है, ये डिमार्केशन, ये जो हद बंदी है ये रेवेन्यू अफसरान करेंगे।
और ऑफ एनी होल्डिंग या फील्ड या किसी भी पोर्शन ऑफ एन स्टेट का, एंड मे फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग दोज लिमिट्स रिक्वायर बाउंड्री मार्क्स टू बी इरेक्टेड, और वहां पे फिर ये बाउंड्री मार्क्स लगवा देंगे, ये जो ना लाइन यहाँ पे बीच बीच में निशानात लग जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर वहां पे वो जो जाहिर है ये एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहां पे कोई बनना, कोई खाला, कोई इस किस्म की चीजें लोग बना लेते हैं ताकि वो एक परमानेंट लाइन बन जाए। वैसे बाउंड्री मार्क्स तो सीमेंट वगैरह के भी होते हैं ना, लेकिन ये इस तरह के भी हो सकते हैं। Number 2, subsection of 117, in defining the limits of any land under subsection 1 of 117, the revenue officer may cause boundary marks. वो boundary marks लगा सकता है to be erected on any boundary already determined. हो सकता है वहां बाउंड्री ऑलरेडी ही लगी हुई हो और सिर्फ वो मिट चुकी हो और कुछ कुछ उसके निशानात बाकी हों, उस उसको भी वो मान सकता है, या फिर कोई और आर्डर हो उसको भी मान सकता है, किसी कोर्ट से आया हुआ हो या रेवेन्यू अफसर का आर्डर हो, या कोई भी फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर वहां पे अपॉइंट किया गया हो उसके मुताबिक ऑर्डर हो, उसके मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक भी बाउंड्री जो है ना उसको माना जा सकता है। क्योंकि हमने तो डिमार्केशन को फाइनल करना है ना, हमने तो कंफर्म करना है, हमने तो रिन्यू करना है। हो सकता है पहले वहां लगी हुई भी हो, ठीक है, या तो नहीं बनाएगा, या किसी कोर्ट के आर्डर वाली को मान लेगा, या रेवेन्यू अफसर के की लगाई हुई पहली किसी बाउंड्री को मान लेगा, या फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की लगाई हुई बाउंड्री को मान लेगा, या फिर वो जो थोड़ी बहुत मिट चुकी है उस सारी की सारी को रिस्टोर करेगा, ठीक है। और रिस्टोर एनी बाउंड्री मार्क ऑलरेडी सेटअप बाय और बाय ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और एनी सच ऑफिसर। ये जो ऊपर बातें हुई है ना, या तो इनकी लगी हुई बाउंड्री को ही मान लेगा और लोगों को बता देगा भी ये इस तरह से आपकी डिमार्केशन है, या फिर वो रिस्टोर कर देगा या खुद लगा देगा, या इनके इन लोगों के या कोर्ट्स के निशानात को मान लेगा, या लगी हुई बाउंड्री को रिस्टोर कर देगा। ये 3 काम हो सकते हैं। 118 है सर्वेज फॉर पर्पज ऑफ प्रेपरेशन ऑफ रिकॉर्ड। जब प्रेपरेशन ऑफ रिकॉर्ड होना है तो उसके रिकॉर्ड की प्रेपरेशन के लिए जब सर्वे होना तो उसका क्या तरीकाकार होगा, इसी के तरीकाकार की बात करने लगे। व्हेन एनी लैंड इज बीइंग सर्वेड इन परसुएंस ऑफ रूल्स अंडर क्लास सी, सबसेक्शन 55 में ये बात हुई थी, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट की प्रेपरेशन की, जो वहां पे बात हुई थी ना कि या तो सिरे से रिकॉर्ड बना ही नहीं है, या फिर उसको रिन्यू करने की जरूरत है, वगैरह वगैरह, ये हमने 55 में पढ़ा हुआ है। तो उस मकसद के लिए अब हम यहाँ पे सर्वे करके इसका रिकॉर्ड बनाने लगे हैं। When any land is being surveyed in pursuance of rules under class C of section 55 और under section 116, ये जो अभी पीछे गुजरा है, any revenue officer directing the survey may by notice or proclamation, इसका भी इश्तिहार जारी होगा, require all person having rights or interests in the land to attend personally। देखिए जिन लोगों की जमीनें वहां पे आ रही हैं जहां का हमने सर्वे करना है, उन लोगों को बुलाना है भाई पर्सनली, या फिर अपना बंदा भेज दें थ्रू ऑथोराइज्ड एजेंट, आके हमें को बताया कि जी मैं फलां का एजेंट हूं और मैंने ये डिमार्केशन होती हुई या मैंने सर्वे होता हुआ अपनी आंखों से देखना है, ठीक है। तो वो लोग आएंगे और एंड इंडिकेट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, और दिन बता दिया जाएगा बाय अ टेम्परेरी मार्क्स ऑफ अ काइंड टू बी डिस्क्राइब्ड, बता दिया जाएगा कि फलां जगह पे जो मिसाल के तौर पे किसी खाले की लेफ्ट साइड वाले जो है ना उस वहां पे हम मौजूद होंगे, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, कोई टेम्परेरी निशान वहां पे मौजूद होगा, उस टेम्परेरी निशान को रेफर करके बता देंगे कि वहां से हमने मेजरमेंट स्टार्ट करनी है, आ जाना। द लिमिट्स ऑफ दोज राइट्स और इंटरेस्ट, उन सारे लोगों को बुलाया जाएगा उनकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग, जितना जितना किसी का है, जितने भी मालकान है सबको बुलाया जाएगा। सबसेक्शन 2 देखते हैं, इफ अ पर्सन टू होम द नोटिस और प्रोक्लेमेशन इज एड्रेस्ड फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्विजिशन, अगर जिसको बुलाया जाता है कोई नहीं आता तो ही शैल बी लायबल। ऐसे नहीं है कि जो जब रेवेन्यू अफसरान ने ऑर्डर जारी किया है, नोटिस जारी किया है, तो इनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा नहीं आता तो भाई उसकी मर्जी है वो आए या ना आए, ऐसी बात नहीं है। जब बुलाना है तो आपने आना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों की आंखों के सामने ये काम होगा उतना ज्यादा अथेंटिक होगा, बाद में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। शेल बी लायबल, वो बंदा अगर नहीं आएगा एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, उसको जनाबे वाला 50 रुपए है, तो थोड़ा ज़ाहिर है 1967 की बात है, तब 50 रुपए काफी ज्यादा थे,
अमेंडमेंट हो जानी चाहिए थी, 50 रुपए की क्या औकात है, इतना जुर्माना भी हो सकता है उसको अगर कोई बंदा वहां पे नहीं आता। और दूसरी बात ये कि अगर उसके सामने सर्वे नहीं होगा तो उसको डाउट भी रहेगा, बाद में मसले भी रहेंगे, तो बेहतर यह है कि जिन लोगों को बुलाया जाता है वो सारे लोग आ जाएं। 119 क्या है? असिस्टेंस टू बी गिवन बाय होल्डर्स, ये लैंड होल्डर्स है, एंड अदर्स इन द मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। जब हम रेवेन्यू अफसरान की इस प्रोसेस की बात करते हैं कि वो आए हैं, उन्होंने डिमार्केशन और जो जमीन की हदबंदी है वो करनी है, निशानात लगाने हैं या बुर्जियां लगानी हैं, इट शेल बी लॉफुल, यह कानूनी तौर पर ठीक बात होगी फॉर द रेवेन्यू ऑफिसर के रेवेन्यू अफसरान टू कॉल अपॉन ऑल ओनर्स ऑफ लैंड एंड अदर पर्सन इंटरेस्टेड देयरइन, सबको बुलाएं, किस लिए? टू असिस्ट इन द मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन of the lands to which the survey extends by providing flag holders, ठीक है, and chainmen। दो काम वहां पे होते हैं, झंडे पकड़ने होते हैं, झंडा क्या है, फ्लैग, एक आगे से आगे चलना होता है ना, कि हम एक लाइन बनानी है चेन की मदद से मेजरमेंट के लिए, और आगे से आगे फ्लैग पकड़ाने हैं। तो फ्लैग होल्डर्स और चेन मैन, ये दो सर्विसेज के लिए बंदे चाहिए, या तो लैंड ओनर्स खुद आ जाएं या फिर वो बंदे प्रोवाइड कर दें, ठीक है। एंड सच ओनर्स शेल, वो बाउंड होंगे टू प्रोवाइड सूटेबल, काम के बंदे हों, ये नहीं कि वो वहां जाके एक दूसरे से लड़ने शुरू हो जाएं कि मेरी तो जमीन थोड़ी है, आप ज्यादा करें वगैरह वगैरह, इस तरह नहीं। सूटेबल बंदे हों जो काम करने वाले हों, टू एक्ट एज फ्लैग होल्डर्स एंड चेनमैन। तो ये जब रेवेन्यू अफसरान आएंगे तो इनको बंदे लैंड ओनर्स ने प्रोवाइड करने जिनकी जमीन वहां पे मौजूद है, या वो खुद आ जाएं या काम के बंदे दे दें। नंबर 2, इफ द ओनर्स ऑफ लैंड फेल टू प्रोवाइड सूटेबल पर्सन, अगर उन्होंने बंदे जो दिए हैं बंदे नहीं, फेल टू प्रोवाइड सूटेबल पर्सन, प्रोवाइड सूटेबल, दोनों चीजें कैसे, टू एक्ट एज फ्लैग होल्डर्स एंड चेयरमैन, ये जो बंदे उन्होंने या तो फेल हो गए हैं, किस तरह, या तो उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किए, या फिर सफिशिएंट नंबर में प्रोवाइड नहीं किए, ठीक है, तो फिर एंड इट बिकम्स नेसेसरी टू एम्प्लॉय हायर्ड लेबर, तो फिर क्या होगा, अभी काम तो चलाना है, हायर्ड लेबर ले लेंगे रेवेन्यू अफसरान, द ऑब्जेक्ट अफोर्सेड इस मामले के लिए, और अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट, या किसी और मामले के लिए कोई चीज कहीं से मंगवानी है, सीमेंट मंगवाना है, बुर्जियां लगवानी वगैरह, जाहिर है वहां पे इस किस्म के काम भी तो होने ना। इट शैल बी लॉफुल टू असेस द कॉस्ट देयर ऑफ विद ऑल कंटीजेंट एक्सपेंसेस। तो भाई काम तो आपका है, रेवेन्यू अफसर जेब से थोड़ी देगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जेब से थोड़ी देगा, काम तो आपका है, आप इंटरेस्टेड हैं इस डिमार्केशन में, इस सर्वे के अंदर, आपने एप्लीकेशन दी है या आपका ही झगड़ा है, तो उसको रिजॉल्व करवाने अगर रेवेन्यू अफसरान आए हैं तो आपने बंदे देने हैं डिमार्केशन के अंदर असिस्ट करने के लिए। अगर असिस्टेंस के लिए बंदे नहीं दिए तो हमने जनाब लेबर हायर कर ली है, उसके जो भी पैसे होंगे वो इन्हीं लोगों से लिए जाएंगे, ठीक है। और किस तरह लिए जाएंगे, जिस तरह हम बकाया जात लेते हैं, बकाया जात हमें लेने आते हैं, गवर्नमेंट कहती है रेवेन्यू अफसरान या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे तरीके हैं, तो एरियर बना के हम ले लेंगे। 120 क्या है, प्रोफेशनल सर्वेज। अगर कोई ऐसा सर्वे है, किसी कोई माइंस का एरिया है, कोई इस किस्म का कुछ और ऐसी जगह है जहां पे कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत है उस जमीन को मैयर करने के लिए, तो वहां पे फिर कोई खास एजेंसी बुलाई जा सकती है। इट इज if it is found necessary to make a survey by an agency other than that of revenue officers and village officers, the board of revenue may publish a notification stating, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसके ऊपर क्या क्या चीजें दर्ज होंगी, लोकल एरिया बताया जाएगा कि कहाँ का सर्वे होना है, ठीक है, उसके बाद नेचर क्या होगी सर्वे की, उसके बाद जो लोग सर्वे करेंगे जो एजेंसी उसका नाम होगा, उसके बाद काइंड ऑफ बाउंड्री मार्क्स, किस किस्म के बाउंड्री मार्क्स लगाने हैं, ठीक है, वो बताए जाएंगे उस इश्तिहार में, उस नोटिस में। फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन द ऑफिसर स्पेसिफाइड देयरइन एंड पर्सन एक्टिंग अंडर देयर ऑर्डर्स शैल हैव फॉर द पर्पज ऑफ द पावर्स conferred on revenue officer by section 30। सेक्शन 30 के अंदर जो जो पावर्स है ना, कि वो जनाब किस तरह से सर्वे करेंगे और किस तरह से वो जमीन में एंटर होंगे, या वो सारी चीजें जो एक रेवेन्यू अफसर को मिलती हैं, जो इख्तियारात मिलते हैं, तो वो फिर सारे के सारे इख्तियारात इस एजेंसी के लोगों को, ऑफिसर को मुंतकिल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सर्वे करना है।
और उतने उतने टाइम के लिए होंगे जितने टाइम के लिए नोटिफिकेशन हुआ है। 121 देखते हैं, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू मेक रूल्स फॉर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज एंड इरेक्शन ऑफ बाउंड। देखें, जो हमने सर्वे कर लिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जब सर्वे कर लेना है तो करने के बाद जाहिर है बाउंड्री मार्क्स लगाने हैं, तो उन बाउंड्री मार्क्स की जो है रूल, उनके रूल बनाने की पावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। किस किस्म के वो होंगे, ये वाली बात। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू may make rules as to the manner in which the boundaries of all or any of the state in any local area are to be demarcated and as to be boundary marks as to the boundary marks to be erected within those states। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल मेक करेगा कि किस तरह से डिमार्केशन होनी है और किस किस तरह से जो निशानात लगाए जाने हैं। नंबर 2 सबसेक्शन 121, रूल्स अंडर दिस सेक्शन में प्रेस्क्राइब, उसमें क्या क्या होगा, अमंग अदर मैटर्स, बाकी सारे मामलात के साथ साथ, द फॉर्म ऑफ बाउंड्री मार्क्स एंड मटेरियल टू बी यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन। तो ये भी बताया जाएगा कि वो सीमेंट के बनाने हैं या क्या क्या किस किस्म के वो बनाने हैं। ये सारी चीजें रूल मेकिंग, ये 1968 के अंदर तयशुदा है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ये चूंकि एक्ट पहले आया है तो ये सारी चीजें इसके अंडर ही रूल्स बने हैं ना, तो यहाँ पे पावर दी हुई है उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। 122 है इफेक्ट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री। क्या तासुर होगा, क्या असर होगा, असर अंदाज किस तरह से होगी ये सेटलमेंट जब बाउंड्री लग गई है, जब सर्वे हो गया है, बाउंड्री लग गई है, बाउंड्री मार्क्स लग गए। द सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री अंडर एनी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जिस तरह से हमने सर्वे कर लिया, बाउंड्री लगा दी है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 13 में प्रोविजंस दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ये होगा क्या, डिटर्मिनेटिव। चैप्टर 13 में जो बातें लिखी गई होंगी ना सेटलमेंट की, ज़ाहिर पार्टीशन भी आगे आना है, बाकी चीजें भी आनी है, तो उसके मुताबिक ये डिटर्मिनेटिव क्या लें, फैसला कौन समझ लें, जिस तरह डिसाइसिव होता है, तो इस बाउंड्री लाइन को ही माना जाएगा। किस तरह, ऑफ द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द बाउंड्री लाइन और बाउंड्री मार्क्स। और दूसरी बात, ऑफ द राइट्स। अब देखें बाउंड्री, ये जमीन को हमने दो में तकसीम कर दिया, तो जिस तरह तकसीम किया तो राइट्स भी तो तकसीम हो गए ना। एक तो इस बाउंड्री लाइन को फाइनल मानेंगे हम सब्जेक्ट टू द चैप्टर 13 की प्रोविजंस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, अगर उसमें कोई चीज चेंज होगी तो इसमें चेंज होगा, अदरवाइज ये फाइनल है। बी क्लास है, द राइट्स ऑफ द लैंड ओनर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द बाउंड्री फिक्स, दोनों साइडों पे जिस तरह से ये बाउंड्री फिक्स हो गया, राइट भी फिक्स हो गए। इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड adjust to a person or not to a person to their respective holding, जिस तरह से उसको काटा गया या बनाया गया, जिस भी तरह से उसको गुजारा गया, जो लाइन है वही राइट्स की लाइन है। अब जो इधर है वो सारे इसके राइट, जो उधर है वो सारे उसके राइट्स। सबसेक्शन 2 देखते हैं 122 का, वेयर अ बाउंड्री हैज बीन सो फिक्स, जब बाउंड्री लग गई है तो कलेक्टर में, कलेक्टर साहब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखें जो मैं रेड करता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। Under rules to be framed in this behalf by the Board of Revenue with the previous approval, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल से जो रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग कलेक्टर साहब जो हैं वो मे कर सकते हैं क्या, इविक्ट, निकालना है किसी को, एनी लैंड ओनर हु इज रॉन्गफुली इन पोजेशन ऑफ, जब बाउंड्री लग गई है, बता ही दिया है कि इतनी जमीन इसकी इतनी, और अगर यहाँ पे कोई कब्जा मार के बैठा हुआ है तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको निकाल लेंगे फिर, ठीक है। Has been adjourned in the settlement of boundary not to a person to his holding or to the holding of any person through or under whom he claims, ठीक है। 123 देखते हैं, पावर टू फिक्स बाउंड्री बिटवीन रिवर एंड स्टेट्स। देखें थोड़ा सा दिमागों को मजीद हाजिर कर लें, ये थोड़ी टेक्निकल सेक्शन है, ये मुश्किल नहीं है, मैंने कोशिश की है इसको मजीद आसान करने की, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारा मजीद भी कोशिश की थी कि कोई मैप मिल जाए, लेकिन मुझे कोई खातिर खा नहीं मिला, तो कोशिश मैं करूंगा कि इसको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलते हैं 123, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, या कहीं इंटरव्यू में भी आ सकता है कि दरियाई जमीन, जो दरिया की साइड पे जमीनें होती हैं उनको कैसे करना है। दरियाई जमीनों के दो हिस्से होते हैं, एक दरिया से जो अफेक्टेड होता है उसकी तकसीम और तरह से होती है, बाकी नॉर्मल तकसीम होती है, ठीक है।
व्हेन एनी टू और मोर स्टेट्स, यहां से बात समझ लें, अगर तो दरिया की साइड पे एक ही बंदे की जमीन है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, उसी की डूबनी है, उसी की जमीन खाली होनी है जब दरिया पीछे मुड़ेगा, ठीक है, तो फिर तो मसला ही नहीं है। अगर एक से ज्यादा लोग होंगे तो हाँ बाउंड्री फिक्स करने जाएंगे। स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू रिवर एक्शन एंड द लिमिट्स ऑफ एनी सच स्टेट आर बाई एनी लॉ रूल। अच्छा यहां तक पहले पढ़ लें। उन्होंने कहा कि ऐसी जमीनें जो दो या दो से ज्यादा लोगों की हैं, दरिया की साइड पे हैं और उसकी लिमिट्स जो हैं वो दरिया के एक्शन से मुतासर हो रही हैं। अच्छा वहां पे वो लोग जो बैठे हुए हैं बाई एनी लॉ, किसी भी कानून, रूल, कस्टम, यूजेज या किसी डिग्री को लेके बैठे हुए हैं या किसी अथॉरिटी के हुक्म पे बैठे हुए हैं, लाइबल टू वेरी अकॉर्डिंग एज वेरिएशंस मे फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिस तरह वो चलते हैं टाइम टू टाइम के, दरिया चढ़ गया तो ये इस तरह आप इधर आ जाएं, हम उधर चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। दरिया के रास्ते के तब्दील होने के साथ साथ, या दरिया की लिमिट के तब्दील होने के साथ साथ, यहां से असल बात स्टार्ट होने लगी। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे ऑर्डर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये ताकत है, ये सारी चीजें जो है ना, ये रूल्स, कस्टम, फला फला, ये उड़ने लगा है अब, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ज्यादा ताकत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑर्डर अ परमानेंट बाउंड्री लाइन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू परमानेंट बाउंड्री लाइन। ये झगड़े भी तो होते ही होंगे ना, जब आपस में आप तकसीम कार कर रहे हैं कि जी अब दरिया वापस चला गया तो ये जमीन मुझे दे दें, फला फला, इस तरह कौन करता है, झगड़ा ही होना होता है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चूंकि झगड़े खत्म करने हैं जमीनों के, तो फिर ये एक परमानेंट जो है बाउंड्री लगाते हैं। सच स्टेट्स और सच पोर्शन देयर ऑफ, या फिर जो इलाका उसमें जमीन में जो उसके रिवर के एक्शन में आता है उसके ऊपर, एक्चुअल बात है उस इलाके की जो रिवर एक्शन में आ रहा है। जो रिवर एक्शन में नहीं आ रहा, हो सकता है ये इस तरह बिलफर्ज दरिया है, किसी बंदे की जमीन ये है, दूसरे की इस तरह से, ये रेक्टेंगल अगर बनी हुई है ना इस तरह, ठीक है, ये इस तरह, तो ये दरिया अगर यहां तक आता है, ठीक है, तो इन इस सारी की सारी जो अफेक्टेड लैंड है और अनअफेक्टेड है, इसके पहले तो दो हिस्से होंगे, ठीक है, वो आगे मैं बताता हूँ किस तरह से, ठीक है। तो जो अफेक्टेड एरिया है उसकी ही बात होनी है, असल में ये जो अफेक्टेड एरिया है ना जमीन का, इसकी बात होनी, इसको तो पहले ही फाइनल कर दिया गया ना। सेकंड इसका देखिए, सबसेक्शन 2, अपॉन एन ऑर्डर बीइंग मेड अंडर सबसेक्शन 1, जो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर हुआ है, द कलेक्टर शेल फिक्स, कलेक्टर साहब शेल, अब देखें ना यहाँ पे मे बात हो रही थी ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे करेगा, अब जब ये काम करना है तो शेल फिक्स, मस्ट फिक्स करेगा। अब बाउंड्री लाइन बिटवीन सच स्टेट्स ऑफ पोर्शन ऑफ सच स्टेट अकॉर्डिंगली, इस तरह जिस तरह ये स्टेट्स हैं इनके अकॉर्डिंग, एंड शेल डिमार्केट द सेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 117। 117 में बाउंड्री मार्क्स की बात हुई थी, और द रूल्स इफ एनी, अगर कोई रूल बनाए हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग मेड अंडर सेक्शन 121। 121 में क्या मार्क्स लगाने की बात हुई थी, बाउंड्री मार्क्स। सब सेक्शन 3 देखिए, एवरी सच बाउंड्री लाइन शेल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द हिस्ट्री, हिस्ट्री को भी थोड़ा सा देखा जाएगा कि पहले ये मामला किस तरह हल होते थे, हो सकता है उस तरह ही हल हो जाए, उस तरह ही बाउंड्री फिक्स करनी पड़ जाए, ऑफ द स्टेट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, और हो सकता है वहां के चार लोग हैं, चारों की जमीन, वो कहेंगे जी हम इस पे मुत्तफिक हैं, इस तरह से कर दें, ये हमें हमारे लिए आसान है, तो फिर उस हिस्ट्री को या उन लोगों के इंटरेस्ट को देख के उस तरह भी किया जा सकता है। अच्छा उसके बाद, इन द सच मैनर एज मे बी जस्ट, जिस तरह ये जस्ट यानी मुनसिफाना होगा, एंड इक्विटेबल, मुनसिफाना बराबरी के बराबरी के असूल में आएगा, इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस। नंबर 4 सबसेक्शन देखिए, नो सच बाउंड्री लाइन, अब ये बाउंड्री लाइन कलेक्टर साहब लगा रहे हैं, कलेक्टर डिप्टी कमिश्नर को कहते हैं ना, इन्होंने लगा दिया है, लेकिन अब ये फाइनल होगा कमिश्नर साहब की अप्रूवल से। नो सच बाउंड्री लाइन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन परमानेंटली फिक्स्ड अनटिल इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर। तो यहां पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये काम तो सारा कमिश्नर साहब कर रहे हैं, तो लेकिन सॉरी कलेक्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए इस सारे मामलात को जब भी फाइनल करना है वो कमिश्नर साहब ने करना है, कमिश्नर साहब यानी डिप्टी कमिश्नर से ऊपर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है
इन दिस सेक्शन, जब ये डिमार्केशन की बात हो रही है तो जाहिर है डिप्टी कमिश्नर के पास भी बहुत काम होता है, वो सारी जगह पे खुद वो नहीं जा सकते। इन दिस सेक्शन एंड ये जो 123 है या अगले जो 124, 5, 6 आने वाले हैं, कलेक्टर साहब जो हैं शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड एनी रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसके अंदर गवर्नमेंट से कोई और नुमाइंदा भी जो है ना इस ड्यूटी या इस फंक्शन को, कलेक्टर के फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करने के लिए साथ हो सकता है। देखें 124 बहुत इंपॉर्टेंट बात आने लगी है, जो मैं बात कर रहा था कि जो दरियाई जमीनें होती हैं उनके दो हिस्से किए जाते हैं, एक हिस्सा अफेक्टेड, एक अनअफेक्टेड। जो अफेक्टेड है उसकी बराबर की तकसीम कैसे करनी है कि जब दरिया चढ़ेगा तो सबको बराबर नुकसान हो और दरिया वापस आएगा तो सबको बराबर फायदा हो। इसको इस तरह से करना है। एवरी बाउंड्री लाइन फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 123 के अकॉर्डिंग जो लाइन लगी है शैल नॉट विद स्टैंडिंग, तो ये किसी चीज से जो है गैर मौसर नहीं होगी, एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी इन लॉ, जो भी इसके आड़े आती है ये सबसे ऊपर रहेगी। कौन सी चीज? ये जो बाउंड्री लाइन हमने 123 में लगाई है अभी इससे पिछले सेक्शन में ना, कलेक्टर साहब ने या उनके साथ किसी रेवेन्यू अफसर ने लगाई और कमिश्नर साहब ने फाइनल किए। Anything to the contrary in law, rule of custom or usage or order or decree of any court or other authority be fixed and constant boundary। अब ये जो जहां से मर्जी हुआ है constant boundary between the states है affected thereby and the proprietary, ये सारी चीजें जो हैं ये खत्म हो जाएंगी और ये रहेगी ये 123 वाली। तो उसके साथ साथ प्रोप्राइटरी एंड ऑल अदर राइट्स, जो मालकाना हुकूक हैं और बाकी जो इंटरेस्ट हैं इन एवरी होल्डिंग फील्ड और अदर पोर्शन ऑफ एन स्टेट ऑफ ईच साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन सो फिक्स्ड, जो बाउंड्री लग गई है उस लाइन के मुताबिक सबके हुकूक जो हैं वो तय हो चुके हैं। शेल सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, इसमें अभी थोड़ा सा वक्त भी मिलेगा लोगों को, ये कुछ प्रोविजंस भी हैं उनको भी देखेंगे। वेस्ट एंड लैंड ओनर्स ऑफ द स्टेट, जो इनके हक में होगा लैंड ओनर्स ऑफ द स्टेट में विच लाइज ऑन दैट ऑफ द बाउंड्री, वो जो बाउंड्री हमने लगाई है बाउंड्री लाइन ऑन विच सच होल्डिंग, जहां पे वो जमीनें वाक़या हैं, फील्ड और अदर पोर्शन ऑफ स्टेट सिचुएट। देखें वो जो लाइन हमने लगाई है, जो डिमार्केशन की है, उसके अकॉर्डिंग जो मुनसिफाना तौर पे जमीन की तकसीम हुई है कि सबको बराबर फायदा हो और सबको बराबर नुकसान हो। ये ना हो कि ये दरियाई जमीन है, किसी का कता सारे का सारा इसमें आ जाता है जब दरिया चढ़ता है और किसी का सारा ही बच जाता है। तो इनकी तकसीम कार जो है वो इस तरह से होगी कि जब दरिया चढ़ेगा तो सबको बराबर नुकसान हो और सबको बराबर फायदा हो। अफेक्टेड एरियाज की तकसीम मुनसिफाना तरीके से की जाती है, ठीक है। और उस सब की एक साइड अफेक्टेड की तरफ होगी ये जो तकसीम करनी, और एक साइड दूसरी तरफ होगी अफेक्टेड की तरफ, यानी ये वाली जो अफेक्टेड जमीन है इसका एक साइड उसने कहा सबकी ही इस डिमार्केशन की तरफ होगी। ये नहीं कि एक जमीन इधर से इधर इधर ही खत्म हो गई थी और वो डूब जाती है हर बार, इस तरह नहीं, उसको भी बराबर मुनसिफाना तौर पे तकसीम किया जाएगा। नंबर 2 सब सेक्शन देखते हैं। इफ बाय द ऑपरेशन ऑफ सब सेक्शन, इस सब सेक्शन में जो हमने डिमार्केशन की है दरियाई जमीनों की, द प्रोप्राइटरी और एनी अदर राइट्स इन एनी लैंड विच एट द टाइम बाउंड्री लाइन इज फिक्स, जब उस वक्त जब बाउंड्री लाइन हो रही है कोई कुछ हिस्सा किसी का अंडर कल्टीवेशन है, वहां पे फसल चल रही है, फसल खड़ी है, या फिर आर रीजनेबली फिट फॉर कल्टीवेशन, या फिर उसने जमीन तैयार की हुई है, जमीन तैयार करने पे भी बड़ा खर्चा आता है, या फिर यील्ड्स एनी प्रोड्यूस ऑफ सब्सटेंशियल वैल्यू, या वहां पे कोई बड़ी कीमती फसल पड़ी है। बी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर होगी फ्रॉम द लैंड ओनर एंड अदर राइट होल्डर ऑफ एनी अदर स्टेट। जाहिर है अगर जब तकसीम कार की जाएगी, एक की ये जमीन थी दूसरे की ये थी, तो दरिया चढ़ता है तो सारा यहाँ तक आ जाता है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक अगर आ जाता है तो उन्होंने कहा कि बाकी जो ये वाली ज़मीन है इस तरह से, या इधर अगर किसी और की ज़मीन है तो इन्होंने कहा कि अफेक्टेड एरिया पे लगाएं ज़मीन और सबकी इस तरह से तकसीम करें, ठीक है। अब ये जिसकी ज़्यादा ज़मीन डूबती है इसको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा ना। तो उन्होंने कहा कि अगर
इसकी ज्यादा जमीन का नुकसान होता है साथ वाले का और इसका कम नुकसान होता है, तो इसको जब तकसीम किया जाएगा तो दोनों को बराबर लाइन में लाने के लिए कुछ जमीन अगर इसकी उसको ट्रांसफर की जा रही है और यहाँ पे फसल खड़ी है, तो इस फसल को का क्या होगा? द कलेक्टर शेल बाय रिटन ऑर्डर, वो रिटन ऑर्डर जारी करेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब, डायरेक्ट डिमार्केशन के बाद की बात है, वो हुक्म जारी करेंगे दैट द राइट्स इन सच लैंड शैल नॉट, ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 125(6)(7), अगली जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग उस तरीकाकार के अकॉर्डिंग जाएगा। उसमें क्या होगा? कंपनसेशन होगी, उनके अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगा, अनलेस एंड अनटिल द लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी सच ऑर्डर इज मेड सीजेस टू बी रीजनेबली फिट फॉर कल्टीवेशन। तो जब फसल उठा ली जाएगी या एक जो एग्रीकल्चर ईयर है उसका कोई खास टाइम दिया जाएगा, उसके बाद वो जमीन फसल उठा के फिट फॉर नेक्स्ट कल्टीवेशन ऑफ नेक्स्ट क्रॉप हो जाएगा तो फिर ट्रांसफर होगा। तब तक के लिए ये ऑर्डर जारी रहेगा कि अभी फौरन इसको नहीं किया जाएगा, ठीक। और टू यील्ड एनी प्रोड्यूस ऑफ सब्सटेंशियल वैल्यू, या कोई फसल वहां पे पड़ी थी, and upon any such order being made, और इस तरह का जो ऑर्डर होगा, the transfer of the rights in such land shall be suspended accordingly। जाहिर है जितने वक्त के लिए किया जाएगा उस उतने वक्त के बाद जाहिर वो सस्पेंड ही होना, क्योंकि राइट तो ट्रांसफर होने ही होने। नंबर 3 देखिए, when any portion of the land specified in any order made under subsection 2, ऊपर जो ऑर्डर जारी हुआ है कि फौरी तौर पे कोई जमीन अगर किसी को नहीं देनी है, वो उसको कलेक्टर साहब ने कह दिया है, डिमार्केशन हो चुकी है कि ये वाली जमीन उसको जाएगी, लेकिन अगर फौरी तौर पे जाने वाले हालात नहीं है, उसने जमीन तैयार की हुई है, जिसने देनी वो कहता है कि सर ये फसल तो मुझे काश्त करने दे, मैंने तैयार की है, ये मेरी फसल खड़ी है या मेरी कटाई के करीब है, ये जिस भी तरह से है, तो इस सबसेक्शन 2 के मुताबिक सीजेस टू बी रीजनेबली फिट फॉर कल्टीवेशन और यील्ड, ये वाली सारी बात। अच्छा, व्हेन द कलेक्टर इन राइटिंग, जब वो इस तरह कहेंगे सीज टू बी टू ऑपरेट एज टू दैट, जब वो कहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसको ऑपरेट किया जाएगा। नंबर 4 में क्या है? अब ये क्या, कौन सा फैसला किस तरह से जारी होने लगा है? द कलेक्टर साहब की तरफ से, द डिसीजन ऑफ द कलेक्टर एज टू वेदर फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 में जिस तरह कल्टीवेशन के लिए रेडी करके जमीन देनी है दोनों की साइडों पे, तो अगर एक में फसल पड़ी है तो वो जरा लेट ट्रांसफर होगी, ठीक है, क्योंकि जिसने फसल काश्त की है उसका खर्चा हुआ है। एनी लैंड इज और इज नॉट रीजनेबली फिट फॉर कल्टीवेशन और डज नॉट यील्ड, अगर उसमें फिट फॉर कल्टीवेशन वो नहीं है, किसी ने तैयार नहीं की हुई या फिर उसमें कोई फसल नहीं पड़ी हुई, तो फिर तो उसने ट्रांसफर होना ही होना है, फिर तो फौरी तौर पे वो शैल बी फाइनल, ठीक है। नंबर 125, ये मैं दोहरा देता हूं कि एक तो ये कि वहां फसल खड़ी हो तो वो एक स्पेशल ऑर्डर जारी होगा कि डिमार्केशन हो चुकी है, जमीनें बांट दी गई हैं, लेकिन ये जो फसल जिसकी फलां फलां खड़ी है ये फसल उठाएगा और नेक्स्ट 15 मई जो आएगा उसमें ये जमीन इसको हम दिलवा देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, और हुकूमत नहीं दिलवानी है, तरीकाकार यही है, खुद अगर कोई देना चाहे तो वो अलग बात है, और गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक ही दी जाएगी। अच्छा, 125 के एप्लीकेशन फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ राइट, कोई बंदा कहता है कि सर ठीक है इसकी फसल खड़ी है, अगर तो फसल नहीं खड़ी फिर तो फौरन ये सबसेक्शन 4 कहता है फिर तो फाइनल हो जाएगा। अगर ऊपर जो 2 में बताया गया कि फसल खड़ी है, फसल खड़ी होते हुए जिसको जमीन जानी है वो बंदा कहता है, बी पर्सन, वो कहता है कि सर व्हेन एनी ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 2 में डिले है ना कि अभी फौरन ट्रांसफर नहीं करनी, और 124 में द लैंड ओनर्स और एनी ऑफ देम, कोई भी उनसे होम जिसके मुतलका ये ट्रांसफर हुई है, बट फॉर सर्च ऑर्डर द राइट्स इन द लैंड स्पेसिफाइड देयर इन वुड वेस्ट, जिसको जा रहे हो मे अप्लाई इन राइटिंग, वो अप्लाई कर सकता है, जिसको मिलनी है ना जमीन, जिसके हक में वो फैसला हुआ है कि भाई ये जमीन इसकी बनेगी बराबरी के हुकूक में, टू द कलेक्टर टू फोर्थ विद ट्रांसफर द राइट्स द ट्रांसफर ऑफ विच हैज बीन सस्पेंडेड। ये जो राइटिंग से ऑर्डर जारी हुआ था ना ये ऊपर
कि जी ये रिटर्न ऑर्डर कि जी इस जमीन को फौरी तौर पे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब जिसको ट्रांसफर होनी है वो दरखास्त दे सकता है कि सर मुझे ये फौरन ट्रांसफर कर दी जाए, जो फसल उसकी खड़ी है मैं उसकी पेमेंट कर देता हूँ। ये यहाँ पे सिचुएशन लिखी हुई है, ओपान पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द सेम, उसी चीज की उसी फसल की कंपनसेशन मैं दे देता हूं, वो कहता है जी मुझे फौरन ट्रांसफर कर दी जाए। 126 देखते हैं, अवार्ड ऑफ कंपनसेशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स देयर बाय। अगर कोई राइट किसी के कुछ वक्त के लिए रोके गए हैं, ए से बी को जमीन ट्रांसफर होनी थी और कंपनसेशन अमाउंट वो दे रहा है, तो वो किस तरह देगा, या जिसको कंपनसेशन अमाउंट जाएगी तो वो किस तरह जाएगी। When an application under section 125 is made, the collector shall, collector साहब क्या करेंगे, fix a day for the hearing of the application, application के लिए बंदे को बुलाएंगे, ठीक है बताएं क्या मामला है, cause the notice for the application, उसका नोटिस बनेगा, डे फिक्स होगा for the hearing, hearing के लिए, और proclamation उसकी होगी, इश्तिहार भी जारी हो सकता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए जो सारे लोग हैं वो सुन लें भाई आके मामला क्या है, एक बंदा फौरी तौर पर ट्रांसफर चाह रहा है। हैविंग राइट्स इन द लैंड स्पेसिफाइड इन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन, वो जो डिले आया था उस डिले के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसेक्शन ये, ठीक है, ऑल अदर पर्सन इंटरेस्टेड जो भी हैं जो क्लेम कर रहे हैं वो सारे आए, उनको बुलाया जाएगा। ओपान अ डे, उस डे जो फिक्स किया गया है फॉर हियरिंग, और एनी अदर डे, जिस भी दिन विच द हियरिंग में बी अर्जेंट, अगर एक दिन हियरिंग नहीं हुई, कोई डेट पड़ गई है, अगली डेट को जब आना है, इंक्वायर इनटू द राइट्स इन द लैंड, वो सारे सबके हुकूक के बारे में इंक्वायर करेगा, और एंड अवार्ड कंपनसेशन, फिर वो फसल का हिसाब लगा के कंपनसेशन को की रकम जो है वो बताई जाएगी, ठीक है, और बताया जाएगा कि इतने पैसे फलां बंदे को जाने हैं। अगर एक एक की तरफ वो ट्रांसफर हुई है जमीन तो उसने, या एक से ज्यादा लोगों को, तो उनको हिस्सा बांट दिया जाएगा, भाई इतने इतने पैसे इसको दें क्योंकि इसकी जमीन आपके खाते में आ रही है और इसकी वहां पे फसल खड़ी थी। डी क्लॉज देखिए कि इन्फॉर्म द एप्लीकेंट ऑफ द एग्रीगेट, उसको बताना है कि भाई इतने पैसे आपके बन गए हैं जो आपने उसको देने हैं जिससे जमीन आपको ट्रांसफर करवाई है। कंपनसेशन सो अवार्डेड एंड एक्वायर एंड रिक्वायर हिम टू डिपॉजिट, और कहा जाएगा कि ये आप डिपॉजिट करें कलेक्टर को, और बिफोर अ डे, या फिर एक दिन पहले वो सबमिट करवा के आ जाए, जिस दिन बिफोर अ डे टू बी फिक्स्ड हिम इन दैट वी हैव, कोई दिन बताया जाएगा कि इस डेट तक आपने ये करें। प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक प्रोविजन आने लगी है, एक्सेप्शन है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन इट शैल बी लॉफुल फॉर द कलेक्टर। देखें सारे मामला ठीक है, ये एप्लीकेशन भी ग्रांट हो गई है, उसके ऊपर कंपनसेशन भी बन गई है, बंदे को बता भी दी है, डे भी फिक्स हो गया कि फलां दिन तक आप पैसे दे दें, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, इसमें प्रोविजन ये है, नॉटविथस्टैंडिंग, अब ये सबसे ऊपर जाने लगी है बात, एनीथिंग कंटेंट इन, जो भी यहाँ पे बात हुई है, इट शैल बी लॉफुल, ये कानूनी तौर पे बात ठीक होगी फॉर द कलेक्टर, कलेक्टर साहब के लिए, इन हिज डिस्क्रिप्शन, उसके पास जो ताकत है इख्तियारात में, एंड एट एनी टाइम बिफोर एन अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन अवार्ड करने के जो बिफोर एन अवार्ड ऑफ कंपनसेशन हैज बीन मेड, जो बनाई है, टू रिजेक्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 है, अच्छा इसको देखिए, बिफोर लिखा हुआ है, एट एनी टाइम बिफोर अवार्ड, अवार्ड एंड पे हो रही है ना, तो उससे पहले एप्लीकेशन अगर ग्रांट हो चुकी है तो उससे पहले अवार्ड करने, उसको बताने से पहले कि भी आप इतने पैसे जमा करवा दें, उससे पहले इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। रिजेक्ट करेंगे तो फिर अपने टाइम पे वो ट्रांसफर होगी ना, फिर इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होगा। वैसे सारी की सारी डिमार्केशन यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होने लगी, याद रखें। सबसेक्शन 2 है, इन अवार्डिंग कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 1 द कलेक्टर शैल बी गाइडेड by the provisions of section 23 and section 24 of the land acquisition, land acquisition के ये दो सेक्शन देखे जाएंगे, किस तरह से लैंड को एक्वायर करके दूसरे को दिलवाना होता है, ठीक है। so far as the same may be applicable, जो भी सेक्शन इनमें से लगेंगी उसके अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 3 देखिए 126 का, ऑन द 15th डे, अब देखें ना 15th डे, 15वें दिन ऑफ द मे नेक्स्ट आफ्टर द होल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन सो अवार्डेड हैज बीन डिपॉजिटेड विद द कलेक्टर, ये 15 मई है नेक्स्ट,
जो भी 15 मई आएगा वहां से पहले उस डेट से पहले ये अक्टूबर में मामला हुआ, नवंबर में हुआ, दिसंबर में हुआ, जब भी ये मामला हुआ है उससे आगे जो 15 मई आएगा, 15 मई तक उस बंदे ने कंपनसेशन की अमाउंट जो है वो देनी है। ठीक है। द ऑर्डर मेड अंडर द सबसेक्शन 2 ऑफ 124 में ट्रांसफर के लिए जो ऑर्डर हुआ था कि डिले करना है वो सीज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये 15 मई को फिर उसको जमीन दिलवा देंगे। एंड द राइट स्पेसिफाइड देयर शैल बी ट्रांसफर्ड एंड वेस्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द सबसेक्शन 1 ऑफ दैट सेक्शन, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग। एंड द कलेक्टर शैल प्रोसीड टू टेंडर द कंपनसेशन टू द पर्सन सेवरली, तो वो बांट देंगे उनमें जितने लोगों को वो जानी है। ठीक है, उनको बुला के भी ये पैसे आपके बनते हैं, क्योंकि वो कलेक्टर साहब के अकाउंट में आ चुके हैं ना। इफ, याद रखिए ये पैसे डायरेक्ट नहीं वो बंदा देता है, ये कलेक्टर साहब के अकाउंट में आते हैं, तो वहां से फिर कलेक्टर साहब ने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अगर एक से ज्यादा लोगों की जमीन लेकर किसी को दी गई है। इफ एनी सच पर्सन एज फोर्स, अगर कोई बंदा कहता है मैं नहीं लेने पैसे, ठीक है, वो कहता मैंने लेने नहीं, आपने मेरी जमीन भी दिलवा दी, अब थोड़े से पैसे मुझे दे रहे हैं फसल के सिर्फ, वो रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द सम सो अवार्डेड एंड टेंडर टू हिम, जो उसको उसके हिस्से में आई है, इट शैल बी प्लेस्ड, तो पैसे कहाँ जाएंगे, टू हिज क्रेडिट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के खाते में उसकी तरफ से जमा हो जाएंगे। जाहिर है गवर्नमेंट ने पैसे तो लेने ही होते जमींदारों से, तो उसकी तरफ से गवर्नमेंट को क्रेडिट हो जाएंगे। नंबर 5 सबसेक्शन देखते हैं 126 का। व्हेन एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 2, कोई भी ऑर्डर जो हुआ है 124 के, वो सीजेस जब वो खत्म हो गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 of the said section to operate, all rights reserved to any person by such order shall be extinguished। तो देखें जो भी ऑर्डर वो हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो जो राइट्स उसके रोके गए थे, सीज किए गए थे, वो सारा जो ऑर्डर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो जो भी उसका एक्चुअल राइट्स हैं वो उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। 127 क्या है, ये सारे मामले में तो जमीन लेके गवर्नमेंट ने दी है ना। 127 कहता है कि वॉलेंटरी ट्रांसफर नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड का मतलब उस पर कोई चीज असरअंदाज नहीं होती। डिमार्केशन हुई थी, ए पर्सन से लेकर कुछ जमीन बी को दी है लाइन लगा के, और बी की फसल खड़ी थी, कहा गया कि ये जो है ना अगले मई से पहले पहले हम इंक्वायर करके कंपनसेशन दिलवाएंगे और फिर आपने जमीन इसको देनी है, अभी नहीं देनी, या फिर आप अपनी फसल उठा लें तो फिर आप जमीन दे दें, यही है ना बात। तो अगर उन लोगों के दरमियान राजीनामा हो गया, हो सकता है वो सगे भाई हों, ठीक है, जिनकी दोनों की जमीन वहां पे आ रही थी, नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सब ऑफ सेक्शन 124 125 6, ये जो पीछे सेक्शंस हुई हैं 124 25 26, इनके मुनाफी वो बात नहीं होगी, इनके अकॉर्डिंग ही बात होगी। व्हेन, जब कोई बंदा, यानी कि जो अवार्ड वगैरह जितना भी उसका बनता है, when any person possessing any rights in any land in regard to the rights in which an order has been made, जिसके बारे में वो ऑर्डर हुआ था कि फौरी तौर पे ट्रांसफर नहीं करनी, डिलेड ट्रांसफर है इसका अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ 124, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलंटरीली वो कहता जी ठीक है अब 15 मई आने वाला है, चलें आप ले लें, अब आप काश्त करें, ठीक है। वॉलंटरीली ट्रांसफर्स such rights to any landowner of the state in landowners of which but for such order such rights would vest under the operation of subsection। लेकिन अभी तक वो डिले वाला ऑर्डर चल रहा था, मिसाल के तौर पे वो अगर 15 मई तक नोटिफिकेशन हुआ है, 15 मई तक जी जमीन इसको देनी है अपनी फसल उठा के, वो अप्रैल में कह रहा है कि चलें ले लें यार मैंने फसल उठा ली है, या 15 मई से पहले वो कहता है जी मैं खाली कर देता हूँ, आप इसको तैयार करके अपनी फसल काश्त कर लें, वो जनाब द राइट सो ट्रांसफर शैल, जब वो राइट ट्रांसफर होंगे, सीज टू बी सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एंड वेस्ट इन द लैंड ओनर्स टू होम दे हैव बीन सो ट्रांसफर्ड, तो जो भी राइट्स होंगे वो उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। और जो हुक्मनामा जारी हुआ था डिले वाला वो सीज हो जाएगा, यही था ना 1 के अंदर, उसको जो ऑर्डर जारी हुआ था स्पेशल डिले का वो सीज हो जाएगा और राइट उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। 128 है राइट्स ट्रांसफर टू बी लायबल टू ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ टेन्योर ऑफ द स्टेट,
टू विच द ट्रांसफर इज मेड। एक बंदे से ए से बी को जमीन जानी है, डिमार्केशन में दरियाई जमीन की बात हो रही है, तो जनाब जो जब से ट्रांसफर हुई है तब से जो लाइबिलिटीज हैं वो अगले बंदे को होगी। रीड करते हैं इसको। इन एवरी केस इन विच अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 124, 125, 6, 7, ये सारे इसको ट्रांसफर करने के बारे में ही है। प्रोप्राइटरी यानी मालकाना और अदर राइट्स इन, या टेनेंट भी तो हो सकते हैं ना वहां, अदर का मतलब टेनेंसी भी हो सकती है। in land are transferred from the landowners and other right holder of any one state to the landowners of any other state, ठीक। such rights shall be subject to all the incidents of the tenure। यहाँ पे बात ये हुई है कि जब से उसको ट्रांसफर होना है ना, तब से नया जो राइट होल्डर होगा, नई लैंड जिसको जाएगी, शेल सच राइट्स शेल, वो सारे के सारे मालिकाना हकूक भी उसी को चले जाएंगे जिस डेट से वो उसका होगा। अगर वो ठेका लेना चाहे तो तब से ठेका भी उसका होगा। शेल बी सब्जेक्ट टू ऑल इंसिडेंट्स ऑफ टेन्योर एंड लायबिलिटीज। और दूसरी बात यह है कि वहां पे जो मामलात होंगे उनकी जिम्मेदारी भी उसकी होगी, ठीक है। वहां पे कोई इलीगल काम होता है तो भाई ये जमीन तो आपकी हो चुकी है, ठीक है, आप नहीं कुछ काश्त कर रहे, लेकिन ये जमीन आपकी है, आप इसके जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात, उसके ऊपर लायबिलिटीज को टैक्स वगैरह जो बनता है वो अब नए मालिक ने देना है। अंडर एनी लॉ और कस्टम फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स, कानून के मुताबिक जो भी होगा वो भी जिम्मेदारी उसी की बनेगी। अप्लाई टू द राइट्स ऑफ द लैंड ओनर्स ऑफ द स्टेट टू विच सच राइट्स आर सो ट्रांसफर्ड, नए मालिक की बात हो रही। 129 देखते हैं, घबराना नहीं है, बस ये कंप्लीट होने वाला है। 129 देखते हैं, कॉस्ट ऑफ इरेक्शन। अब ये सारा कुछ हमने कर लिया, बीच में फसल खड़ी आ गई थी, हम उसको डील करने लग गए थे। अब हम जो बाउंड्री मार्क्स हैं उनको करने के बाद ये आसान चीजें स्टार्ट हो गई हैं, परेशान नहीं होना। 129 क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्शन एंड रिपेयर ऑफ बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स। इसकी कॉस्ट कहां से लेनी है? एक तो माइंड में रखना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आप पे पैसे नहीं लगाने वाला, उसने पैसे लेने हैं आपसे। नॉर्मली तो ये बात है। अगर स्पेशल गवर्नमेंट कहीं पे कहे कि जी बार बार हुई है इसकी बाउंड्री मार्क्स लगे हैं तो चलें इस बार हम दे देते हैं, अदरवाइज आप नहीं देने। subject to any rules which the board of revenue may with the previous approval of government make in this behalf। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो रूल बनाएगा उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ली जाएगी। द बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स शैल बी इरेक्टेड, लगाए जाएंगे ये, एंड केप्ट इन रिपेयर, और इनको रिपेयर भी किया जाएगा। बाई और एट द कॉस्ट ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड इन द लैंड ऑफ द इंडिकेशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ विच दे आर रिक्वायर्ड। तो जिन जिन लोगों की जमीनें वहां पे आती थी जहां पे ये डिमार्केशन हुई है, ठीक है, तो उन सारे लोगों से उनके हिस्सा के बराबर यहाँ पे जो बुर्जियां लगी हुई हैं इनके पैसे लिए जाएंगे। इसमें प्रोविजन ये है कि प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजन ये है, एक्सेप्शन ये है इसमें, दैट गवर्नमेंट में इन एनी केस, गवर्नमेंट किसी केस में, किसी खास में इस केस में कह सकती है, डायरेक्ट हुक्म जारी कर सकती है, दैट द कॉस्ट ऑफ इरेक्शन शैल बी बोर्ने बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है, पेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द विलेज ऑफिसर्स। वो कहेगे या विलेज ऑफिसर इसको मैनेज करें या गवर्नमेंट कर देगी, ठीक है। और विलेज ऑफिसर का सेस होता है ना 75, उससे उससे करें जी आप, या फिर गवर्नमेंट खुद करेगी। नंबर 2 सबसेक्शन देखिए 129 का, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ विलेज ऑफिसर्स टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन और अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन ऑफ द विलेज बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स। ये जो विलेज ऑफिसर्स होते हैं ना, नंबरदार हो गए, पटवारी साहब हो गए, इन लोगों की जिम्मेदारी है, इन लोगों की जिम्मेदारी है कि जो बाउंड्री मार्क्स लगे इनकी हिफाजत करनी है इन्होंने, ठीक है। उनको बचाना है किससे? कोई उनको खराब ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे, अनऑथोराइज, ये नहीं कि यहां से उठा के यहां लगा दें, भाई ये बन्ना खराब हो रहा है, इस तरह नहीं होगा। 130 देखते हैं, रिकवरी ऑफ कॉस्ट इनक्योर्ड बाय गवर्नमेंट। अब कहीं पे रिपेयर करवाना पड़ता है या कुछ भी है तो उसकी कास्ट कहां से आएगी? एक बार तो जो लगाया है वो तो लोगों से पैसे लिए हैं, या फिर विलेज ऑफिसर के सेस से पैसे दिए हैं, या गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दे दिए हैं। अब आगे उनकी रिकवरी वगैरह अगर गवर्नमेंट ने दिए हैं तो लोग पैसे नहीं दे रहे, या लोगों को पड़ने थे पैसे और लोगों ने टाइम पे नहीं दिए, और रेवेन्यू अफसरान को वो काम करवाना पड़ गया है, तो वो पैसों का क्या करना है? रेवेन्यू अफसरान ने अपनी जेब से थोड़ी लगाने।
if the persons interested in the land fail to erect or repair a boundary। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जिस बंदे के खेत में वो होगा, उसने उसको जो है ना वो साफ सुथरा रखना है, रिपेयर भी करना है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर तो वो 30 डेज में जब कहा जाता है, रेवेन्यू अफसर कहते हैं 30 डेज में वो वहां पे बुर्जी या जो भी कहा जाता है वो नहीं लगाता, ठीक है। 30 डेज में ये क्वेश्चन भी बन सकता है, जब रेवेन्यू अफसर ने कहना तो उसके 30 डेज के अंदर आपने वो बुर्जी लगानी होती है, या रेवेन्यू अफसर ने आप अपने सामने ही लगवानी है, लेकिन पैसे आपने देने ना, आप बंदा अरेंज करके दें, मिस्त्री अरेंज करके दें। अच्छा, रिक्वायर्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर टू डू सो, आपने ऐसा नहीं किया। द रेवेन्यू ऑफिसर मे काज इट टू बी इरेक्टेड और रिपेयर्ड, अगर वो टूट गई थी तो उसको रिपेयर रेवेन्यू ऑफिसर खुद करवा लेंगे या फिर नई बना लेंगे। फिर क्या होगा, पैसे तो रेवेन्यू अफसर ने नहीं देने, पैसे तो एटलीस्ट इतनी तो समझ आ जानी चाहिए कि कोई भी पैसा गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं लगा रही। वेयर द रेवेन्यू नॉर्मल केसेस में सारे पैसे लैंड ओनर्स की तरफ से ही इन मामलात पे लग रहे हैं। वेयर द रेवेन्यू ऑफिसर काजेज अ बाउंड्री, जब रेवेन्यू ऑफिसर ने बाउंड्री लगाई है या सर्वे मार्क्स लगाया है टू बी इरेक्टेड और या रिपेयर किया है, शेल सब्जेक्ट टू एनी रूल्स और डायरेक्शन अंडर 129 के अकॉर्डिंग। अगर तो गवर्नमेंट ने कहा था भाई हमने देने हैं तो वहां से लेना, अगर गवर्नमेंट ने कहा था सेस से निकाल के पैसे लगाएं तो वहां से देने, अगर गवर्नमेंट ने कहा था भाई लोगों से लें उसके अकॉर्डिंग, अगर लोगों ने नहीं दिए फिर क्या होगा। अपोर्शन द कॉस्ट अमंग, देखें अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो उनका हिस्सा बन जाएगा। अपोर्शन द कॉस्ट अमंग द पर्सन इंटरेस्टेड इन द लैंड इन सच, अब एक बंदे की हदबंदी तो होगी नहीं, ये तो क्लियर बात है, और हदबंदी तो एक से ज्यादा लोगों की होगी ना, तो उसका पोर्शन बनाया जाएगा और पोर्शन बना के बता दिया जाएगा कलेक्टर साहब को कि सर ये मुनसिफाना हिस्सा बनता है इनका, और इन लोगों ने दिया नहीं है ना, इन्होंने 30 डेज में ये बुर्जी लगाई थी या लगवाई थी। 131 क्या है, पैसे हमने लगा दिए, अब उसका करना क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स, इसको मेंटेन कैसे करना है। एवरी लैंड ओनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड गुड रिपेयर ऑफ द बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स, इन चीजों की हिफाजत उसने खुद करनी है, फ्रेश रखना है इनको। ऑफ हिज होल्डिंग, अपनी जमीन के, एंड फॉर एनी चार्जेस, और अगर उसको रिपेयर करने के कोई चार्जेस आते हैं रीजनेबली इंक्योर्ड ऑन अकाउंट, इस मामले में लगते हैं ऑफ द सेम, इस मामले के लिए बाय द रेवेन्यू ऑफिसर के अगर पैसे लगते हैं जिस तरह ऊपर लगे हैं नया बनाने में भी या रिपेयर करने में या उसको फ्रेश करने में लगे हैं, तो इन केसेस में सारे के सारे पैसों की जिम्मेदारी इस पे आती है। मैं अभी बता रहा था कि नॉर्मल जिम्मेदारी लैंड ओनर्स की ही होगी, अब अगर लैंड ओनर नहीं देता तो फिर हम क्या करेंगे वो अगली बात है। 132 बताता है रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ और इंजरी टू बाउंड्री और सर्वे मार्क्स, अगर किसी ने वो बुर्जी जो है ना उसको नुकसान पहुंचाया है, एवरी विलेज ऑफिसर, नंबरदार भी इसी में आता है, एवरी विलेज ऑफिसर ऑफ एन स्टेट शेल बी बाउंड, जिम्मेदार है टू फर्निश अ रेवेन्यू ऑफिसर विद इंफॉर्मेशन, उसको भी रिपोर्ट करे रेवेन्यू ऑफिसर को, भाई फलां बुर्जी किसी ने हटा दी है, द डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ और एनी इंजरी डन, या उसको हल्का फुल्का नुकसान पहुंचाया है किसी भी मामले में, एनी बाउंड्री और सर्वे मार्क्स लॉफुली इरेक्टेड, अगर किसी ने इस तरह का कोई काम किया है तो विलेज अफसर जाके रेवेन्यू अफसर को रिपोर्ट करेगा, बताएगा भी किसने किया, किस तरह क्या किया। 133 देखते हैं, लैंड मेजरमेंट और सर्वे टू बी बेस्ड ऑन अ स्क्वायर सिस्टम और रेक्टेंगुलेशन, अभी मैं ऊपर भी बना रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था कि रेक्टेंगल या स्क्वायर इसी तरह इसको बनाया जाए। तो इसमें जो बुर्जियां हमने लगानी है इसका तरीकाकार तय होने लगा है। सेव एज द एज मे स्पेसिफिकली बी अदरवाइज, अगर कोई खास डायरेक्शन है तो वो चलेंगी, अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर द रूल्स मेड इन देयर बिहाफ बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अगर कोई खास रूल्स बना दिए गए कि फलां में तो कौन में बना दें जी, जमीनें ही ऐसी हैं। अदरवाइज अगर इस तरह की गवर्नमेंट की जो प्रोविजन से अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तय करता है कोई खास इंस्ट्रक्शंस तो उस तरह काम होगा। अदरवाइज जनरली क्या होगा, शेल बी बेस्ड ऑन स्क्वायर सिस्टम और रेक्टेंगुलेशन, स्क्वायर में मुरब्बा आ जाता है। अच्छा, और दूसरा एंड नो सर्वे, और दूसरी बात कोई भी सर्वे या खसरा
खसरा नंबर जो है वो अलॉट नहीं होगा लेस देन 1 एकड़ से, 1 एकड़ से कम का खसरा नहीं बन सकता। वो तो होता ही ग्रुप ऑफ स्टेट है ना, एक का कैसे बन जाएगा? तो यहाँ पे लिमिट भी बता दी है। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कम से कम कितनी जमीन हो सकती है किसी खसरे में, तो ये 1 एकड़ है ये जमीन, ये क्वेश्चन भी आएगा, याद रखिए। नंबर 2 सबसेक्शन देखिए, द रूल्स मेड अंडर सबसेक्शन 1, यहाँ पे जो रूल बने हैं, मे आल्सो ले डाउन कंडीशंस फॉर एंड रिस्ट्रिक्शंस अपॉन सब डिवीजन ऑफ सर्वे ऑफ खसरा नंबर। तो इन कोई और कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे बन सकती हैं, ठीक है। अब एंड पे देखते हैं जी पेनल्टी क्या है, 134 इफ एनी पर्सन विलफुली डिस्ट्रॉयज। अब ऊपर बात हो रही थी ना, रिपोर्ट करना है विलेज ऑफिसर ने कि ये चीज जो है ये खराब की है किसी ने, अपना जो था निशान बुर्जी हटा दी है, तोड़ दी है, नुकसान पहुंचा दिया है, तो उसमें यह पेनल्टी देखिए जरा क्या। इफ एनी पर्सन विलफुली डिस्ट्रॉयज और इंजर्स और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी उसको रिमूव करता है, रेवेन्यू अफसर तो कर सकता है अगर उसका कोई वहां पे स्पेशल सर्वे चलना है, तो नया लगाना है अगर, तो उसको रिमूव करके नया लगा सकता है। लेकिन दूसरा कोई करेगा तो वो लॉफुल नहीं होगा। वो रिमूव करता है बाउंड्री और सर्वे मार्क्स जो लॉफुली इरेक्टेड था, उसको बगैर लॉफुल अथॉरिटी के रिमूव किया गया है या खराब किया गया है। ही मे बी ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर होगा उसके बारे में, by a revenue officer to pay such fine not exceeding 500, 500 तक जो है वो जुर्माना होगा पर ईच मार्क सो डिस्ट्रॉय, जितनी बुर्जियां उसने खराब की हैं हर बुर्जी का 500 जुर्माना होगा, ठीक है। इन द इंजर्ड और रिमूव्ड एज मे बी इन द ओपिनियन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, और रेवेन्यू ऑफिसर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग बी नेसेसरी टू डिफरे द एक्सपेंसेस ऑफ द रिस्टोरिंग, और दूसरी उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग जितने पैसे लगने ना उसको करने का, क्या उसे कहते हैं, रिस्टोर करने के, या फिर जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन दी है ऑफ रिवार्डिंग द पर्सन, उस बंदे जिसने इंफॉर्मेशन दी है विलेज अफसर ने जाके उसको कोई रिवार्ड देना है, कोई इनाम देना है, तो वो वाले पैसे भी इसी बंदे से लिए जाएंगे इफ एनी, अगर देने। हु गेव इंफॉर्मेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन और रिमूवल। अच्छा एक और बात याद रखें, द इंफॉर्मेशन सॉरी द इम्पोजिशन ऑफ अ फाइन अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट बार। देखें ये जो आपने 500 रुपया फी बुर्जी और कोई 1000-1500 रुपया बाकी दे दिया है जो रेवेन्यू अफसर ने कहा है, तो ये ना समझिए कि अब मैं जो है वो मेरे ऊपर कोई कानून और लागू नहीं हो सकता, मैं दोबारा फिर हटा दूंगा बुर्जियां और 500 रुपया जाके दे दूंगा। तो फिर क्या हो सकता है, ये जो फाइन है ये नहीं रोकता, शेल नॉट बार प्रोसिक्यूशन, ये प्रोसिक्यूशन को नहीं रोकता। कौन सी प्रोसिक्यूशन? ये पाकिस्तान पीनल कोड में 1860 में 434 सेक्शन के तहत जो कार्रवाई होती है वो भी होगी। इस जुर्माने का मतलब ये नहीं है कि आप जनाब अब आप अफसर हैं जी, आप जो जब मर्जी तोड़ दें, 3 तोड़े हैं जी 1500 दे के आप फारिग नहीं, कार्रवाई भी हो सकती है। तो जी आज का ये चैप्टर काफी होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना टेक्निकल है और कितनी जरूरी चीजें इसके अंदर हैं। सारी की सारी डिमार्केशन जो थी हमने उसको तसल्ली से देख लिया, डिमार्केशन कैसे होती है, कौन करता है, कौन उसको फाइनल करता है, दरियाई जमीनों का बहुत टेक्निकल मामला था उसको भी हमने देखा है, फिर डिमार्केशन के पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे या जो भी इसके मामला थे उन सबको हमने देखा है। तो उम्मीद है आपको बहुत यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपने बहुत ज्यादा सीखा होगा। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, डट के मेहनत कीजिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।